शोना ने पूछा बाबू से, मेरे बाबू ने थाना थाया। तो यहाँ पर शोना की केयर देखने को मिल रही है। तो शोना हमारा जो है वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और जो बाबू है वो है हमारा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के बाद पास बहुत पैसे हैं और शोना जो है वो बहुत केयरिंग है। इसी वजह से आपको ये याद रखना है कि ISA केयर्स एक इनिशिएटिव है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ये जो इनिशिएटिव है ये सोलर एनर्जी, सा से शोना, सा से सोलर अलायंस, सा से इंटरनेशनल सोलर अलायंस और सोलर एनर्जी। तो ये जो याद रखना है कि बहुत ही ज़्यादा ये जो केयरिंग प्रोजेक्ट है ISA का, ये सोलर एनर्जी को डिप्लॉय करने के लिए हेल्थ केयर सेक्टर में। जबकि ये जो बाबू शोना की जोड़ी है, तो जब बाबू जो है वो साउथ एशिया में आता है तो वो भी थोड़ा केयरिंग हो जाता है। वैसे तो वो बहुत पैसे वाला है हमारा वर्ल्ड बैंक, लेकिन जब साउथ एशिया में आया तो वो भी केयरिंग हो गया। ठीक है, ISA तो पहले से केयरिंग है, लेकिन ये आके हो गया बिकॉज इन्फ्लुएंस का मामला है। तो अब जो ये चीज़ याद रखनी है कि केयर जो दूसरा केयर है, सिर्फ जो केयर प्रोजेक्ट है वो वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है साउथ एशिया में क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस को लेकर। ये बातें आपको तब याद आएंगी जब एलिमिनेशन में ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो शुरू करते हैं एक अच्छे से इंट्रोडक्शन के साथ इस स्पेसिफिक वीडियो को। तो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं विजन IAS करंट अफेयर मैगजीन कॉल्ड PT 365 ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। पिछले वीडियो में हमने ये जो पहला टॉपिक है क्लाइमेट चेंज का, इसके अंदर जो ग्लोबल सिनेरियो है वो हमने कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो में पेज नंबर 12 से लेके पेज नंबर ये 22 के आसपास तक हम पहुंच जाएंगे और आज हम बात करेंगे ये ग्लोबल कन्वेंशन इनिशिएटिव की और बाकी जो मिटिगेशन मेजर्स हैं न्यूज़ में हैं वो। इसके अलावा जो बैकग्राउंड नॉलेज आपको चाहिए है पुराने 1-2 साल के करंट अफेयर की, वो भी मैं यहाँ पर बताऊँगा। थोड़ा सा मेंस का भी आउटपुट या इनपुट मैं दूंगा यहाँ पर। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं UPSC लॉजी पर, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के बाद टेलीग्राम पर GS विद राहुल सर्च कर सकते हो। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है तो पबेटपीडिया मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हो। लिंक हर चीज़ की डिस्क्रिप्शन में है। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये जो लेक्चर है ये visionis.in पर आप जाकर ये PDF वगैरह देख सकते हो और ऑफिशियली भी विजन IAS को ज्वाइन कर सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करो, नहीं तो चैनल को प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। ओके, सो शुरू करते हैं आज का ये लेसन। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। और आज हम बात करने वाले हैं जिन टॉपिक्स की, उनमें पहला टॉपिक है आपका ये जो कन्वेंशन है, ग्लोबल कन्वेंशन एंड इनिशिएटिव। तो बेसिकली COP26 न्यूज़ में है। COP26 क्या होता है? COP26 आपको अगर पता है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल के बाद COPs जो हैं वो आना शुरू हो गए थे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, और वो जो है उसी में COP26 जो है वो पेरिस एग्रीमेंट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ पेरिस एग्रीमेंट अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ जो UNFCCC की जो COPs होती हैं उसका 26th सेशन जो है वो ग्लासगो UK में होने वाला था, बट कोविड की वजह से उसे डिले कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, और ये सारी चीज़ है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आगे बढ़ा दिया गया। बट द थिंग इज़ कि आपको पता होना चाहिए क्या प्रायोरिटीज़ हैं इस COP26 में जो होने वाला है। इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पर NDC एक स्पेसिफिक टारगेट है, क्योंकि NDC आपको पता है वार्सो जो मैकेनिज्म ऑफ लॉस एंड डैमेज आया था, और वार्सो में ही एक INDC आया था, दिस इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे इंडिया के 2-3 कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो उस पर थोड़ी सी बात की जाएगी। इसके अलावा नेट जीरो एमिशन एक मतलब अभी ट्रेंडिंग वर्ड अगर देखा जाए एनवायरनमेंट के फील्ड में तो वो ये है, नेट जीरो एमिशन। अलग अलग कंट्रीज़ कोई लॉ पास कर रहा है, कोई कमिटमेंट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो अलग अलग कंट्रीज़ अपने टारगेट जो है नेट जीरो एमिशन की बात कर रहे हैं 2050 तक और समथिंग लाइक दैट। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक वर्ड है जो न्यूज़ में चलता रहता है, तो इसको ध्यान रखो कहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिया ने ये ऐसा कुछ अनाउंस किया है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें याद रखोगे तो एग्जाम में एलिमिनेट कर पाओगे ऑप्शंस को। ठीक है, इसके अलावा रोबस्ट पैकेज फॉर द प्रोजेक्ट फॉर एडेप्टेशन। एडेप्टेशन इज द अनदर वर्ड जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट कौन रिलीज किया था? UNEP किया था। इसके अलावा और भी हमने एडेप्टेशन मिटिगेशन के रिलेटेड चीज़ें देखी हुई थी, तो वही सारी चीज़ें। इसके अलावा प्रोविजन ऑफ फाइनेंस, तो हमने देखा है कि जो आर्टिकल 11 ऑफ द UNFCCC है जो बात करता है फाइनेंशियल मैकेनिज्म की, हमने पिछले वीडियो में ये भी देखा था कि एडेप्टेशन
कॉस्ट बढ़ रही है। हमने ये भी देखा था कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी क्या है, ग्लोबल ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है वो क्या है, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड क्या है, इसके अलावा लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री फंड क्या है। तो हमने सारी चीज़ें देखी थी, वही चीज़ है, उसी पर थोड़ा और ज़्यादा उसको स्ट्रेंथन करने की बात की जाएगी, लेकिन इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट क्योंकि ये सारी इमेजिनेशन है कि इन पर बात होगी, लेकिन बात तो हुई ही नहीं है। ओके, सो दिस इज़ देयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अबाउट पेरिस एग्रीमेंट, तो ये एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है, आपको पता होना चाहिए। पेरिस जो है 2015 की जो COP हुई थी वहाँ की ये बात है, जहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आई थी। ये इसके मेजर जो पिलर हैं कि ये एस्पेक्ट आप इसको पढ़ सकते हो, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बस एक रिवीजन के तौर पे। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन क्लाइमेट फंड आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, वार्सो का जो लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म है वो बात कर रहा है। लॉन्ग टर्म जो गोल है, मैं पिछले लेसन में भी बता चुका हूँ, 1.5 डिग्री और 2 डिग्री का जो टारगेट्स वगैरह हैं, टेम्परेचर को रोकना है। नेट जीरो एमिशन इज़ ऑल्सो देयर, बट याद रखना नेट जीरो एमिशन यहाँ पर बाइंडिंग नहीं है, यहाँ सिर्फ एक वो है कि हाँ नेट जीरो एमिशन लाना है। ये चीज़ अगर क्वेश्चन में आती है तो आपको वो हटा देनी है वहाँ से, ठीक है। इसके अलावा बाइंडिंग क्या है, बाइंडिंग आपका NDC, ये जो कमिटमेंट्स जो अलग अलग कंट्रीज़ कर रही हैं वो सारी चीज़ें। अबाउट UNFCCC, तो आपको पता है मैंने पिछले लेसन में भी ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड की बता दी थी कि 1992 में UNFCCC जो फ्रेमवर्क है वो आया था जब UNCED हो रही थी। और इसी के साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब लास्ट लेक्चर जो लिया था मैंने उसमें 1972 फिर 82, ठीक है, फिर उसके बाद 92, फिर 2002 और फिर 2012 का जो Rio+20 है ये बताया था। तो उसमें जो 2002 वाला मैंने बताया था, मैंने उसको धोखे से वर्ल्ड समिट ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट बोल दिया था, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, ठीक है, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 1992 क्या था, UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और ये 72 क्या था, ये सिंपल आपका ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करता था। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन तीनों में देखने को मिला। 1992 में एग्जैक्टली कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ऐसी बात किस में हुई थी, जो एजेंडा 21 था, त्रिदेव के साथ जो एजेंडा 21 भी आया था UNFCCC में। UNFCCC के अलावा जो दो थे UNCBD और UNCCD, वहीं पर 92 के अंदर अर्थ समिट के अंदर, अर्थ समिट का दूसरा नाम UNCED, कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, उसके अंदर आपका एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। उसके बाद जो जोहानिसबर्ग में 2002 में हुई थी उसका नाम ही था वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और जो 2012 में हुई थी Rio+20 उसका भी नाम था UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये सारा बैकग्राउंड है, थोड़ा सा मैंने उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट बोल दिया था, वो आप याद रखिएगा उसको कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। ओके, सो बता दिया है मैंने कि रियो कन्वेंशन में 1 ऑफ द 2, क्योंकि हमने देखा था 3 वहाँ पे चीज़ें आई थी, तो 2 ओपन फॉर सिग्नेचर, वहाँ पे 2 तुरंत ही ओपन हो गई थी सिग्नेचर के लिए, उसमें एक UNCCD ये वाली जो थी उसमें से एक थी, ठीक है। तो हमने देख लिया। इसके अलावा जो एंटर इनटू फोर्स थी 1994 में हुई थी 197 कंट्रीज़। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी पूछा था लास्ट लेसन में कि 193 कंट्रीज तो UN में है, ये 4 एक्स्ट्रा कौन है ये आप बताओ, ठीक है। वो चीज़ मैंने वहाँ कमेंट में भी पूछी थी, तो आप उस चीज़ को याद रख सकते हैं। इसके अलावा हेडक्वार्टर या जो सेक्रेटेरिएट है वो आपका बोन जर्मनी में है। अब आप याद रखो पिछले लेसन में हमने बहुत सारी ऐसी सेक्रेटेरिएट की बात की थी। मैंने बोला था कि नैरोबी केन्या में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटेरिएट बना रखे हैं, ठीक है। वियना कन्वेंशन हो या फिर आपका मीनामाटा कन्वेंशन हो या फिर जो त्रिदेव में से जो आपका CBD है उसकी बात की जाए, और मैंने कहा था एक ही है ऐसा CCD और ये जो आपका CCCC UNFCCC इनका वहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना कि बोन जर्मनी में इसका है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग, ठीक है। अगर पिछला लेसन सुना होगा तो ये बहुत ईजिली आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें, अदरवाइज थोड़ा लग रहा होगा कि ये क्या जल्दी जल्दी हो रहा है, ठीक है। ये सब मैं बता चुका हूँ। ओके, नाउ ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है जानने को, ये सारी जेनेरिक पॉइंट्स हैं, INDC वगैरह हम देख ही चुके हैं। ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, कैसे UNFCCC का मैकेनिज्म काम करता है। आपने एक चीज़ सुनी होगी, आप कभी पढ़ते हो किसी को COP, फिर कभी पढ़ते हो CMP, फिर कभी कभी आ जाता है CMA, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं COP 11 की तो उसे CMP 1 भी बोला जाता है उसी COP को। फिर हम जब COP 12 की बात करते हैं तो उसे CMP 2, ऐसा मतलब एक अलग से ऑर्डर चलता रहता है। तो आप बस इतना यहाँ पे समझिए कि जो COP है, COP जो है वो एसोसिएटेड है आपकी जो ये जो है सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द कन्वेंशन, ठीक है। यानी जो UNFCCC है
वहाँ से सीओपी शुरू हो गया था, मतलब 1992 के बाद जैसे ही ये इन्फोर्समेंट ये सब हुआ तो वहीं से सीओपी शुरू हो गया था। मतलब उसकी जैसे ही लोग मिलेंगे, कॉन्फ्रेंस होगी, उसी को हम बोल देंगे सीओपी। हर साल होगी या 2 साल में या जब भी होगी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। अभी UNFCCC की जो हर साल होती है, जैसे अभी COP 26 जब हम बोल रहे हैं तो हमारा मतलब इस COP से है, ठीक है। ऐसे ही क्या हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल जब जो पार्टीज, अब जैसे 197 टोटल पार्टीज हैं कन्वेंशन में, है ना, कन्वेंशन में 197 है, तो उसमें से सारी करेंगी या फिर कुछ कम करेंगी। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल आया, क्योटो प्रोटोकॉल इज समथिंग जो इम्प्लीमेंट करेगा कन्वेंशन की गाइडलाइंस को। जैसे वियना कन्वेंशन जो है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, ओजोन के केस में। ऐसे ही UNFCCC को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल आया। तो सारी पार्टीज ने क्योटो प्रोटोकॉल को वो नहीं किया, मतलब उसको नहीं माने, ठीक है। तो इस वजह से जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंट्री उसको नहीं मान रही है, उससे बाहर है, तो उससे क्या होगा कि वो CMP का पार्ट नहीं होगी, समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 197 हमने देखा यहाँ नंबर है, तो यहाँ हो सकता है 190 हो, 170 हो, वॉटएवर। तो जो एक्स्ट्रा है मिलेंगी, तो जब पूरी होंगी तो CMP बोलेंगे सबको, लेकिन जो इसमें बच जाएंगी उनको यहाँ पे जो क्योटो को साइन करेंगी उनकी मीटिंग जो होगी उसे हम CMP बोलेंगे। होती ये साथ में ही है, बस उसका अलग अलग एक होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि ब्रिक्स कंट्री की मीटिंग हो रही है, तो ब्रिक्स में तो 4-5 कंट्री हैं, लेकिन अब मान लो कि इंडिया चाइना का वहाँ पे बाइलेटरल कुछ बात भी करने लगे वो लोग, तो वो अलग हो जाएगी। ऐसे ही CMC जो पहला वाला है ना, COP वो पूरा है, और CMP उसका एक सब कैटेगरी या सब क्लासिफिकेशन बन जाता है। और 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, उस पेरिस एग्रीमेंट में जो पार्टीज़ उसको वहाँ पे उसमें पार्ट लेंगी उनको हम CMA बोल देते हैं, ठीक है, जस्ट टू डिस्टिंग्विश। और इसी वजह से इनका जो नंबर है वो वेरी करता रहता है, ठीक है। सबसे जो ज़्यादा नंबर होगा वो COP का होगा, क्योंकि वो 1992 और उसी टाइम से शुरुआत से ही है। इसके अलावा रिलेटेड न्यूज़ क्या है, गवर्नमेंट ने एपेक्स कमेटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट बनाई है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर मान लो मेंस में ये क्वेश्चन आ जाए कि एनालाइज करना है पेरिस एग्रीमेंट कैसा हुआ, क्या उसमें आया, तो जैसे हमने पिछले लेसन में देखा था कि जो आप मतलब नॉर्मल तो आप लिख ही सकते हो कि हाँ उसके बाद ये हुआ वो हुआ। तो जैसे हमने CCPI हमने देखा था, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, कौन रिलीज करता था, भूल गए क्या, जर्मन वॉच। उसके अलावा कौन था, उसके अलावा आपका जो न्यू क्लाइमेट इनिशिएटिव इंस्टीट्यूट वगैरह थी और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क था, वो सारी चीज़ें। मैंने बोला था ना कि जब सक्सेस होती है, जब परफॉर्म कर रहे हो तो सब लोग आ जाते हैं, तो उसमें 3 थे, और क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में सिर्फ एक था, जर्मन वॉच। तो वो सब मैंने बताया था। तो मैंने वहाँ बताया था कि 2017 में 2017 में 2017 में 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के बेसिस पर उस परफॉर्मेंस एग्रीमेंट को अपडेट किया गया, ठीक है। उसमें जो कंपोनेंट थे जर्क, है ना, GHG एमिशन, एनर्जी यूज, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पर उनको वहाँ पे उसको उस चीज़ की हिसाब से अपडेट किया गया। तो आप वहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि कैसे पॉलिसीज अपडेट होती हैं विद रेस्पेक्ट टू पेरिस एग्रीमेंट। ये इसकी सक्सेस है एक तरीके की कि हाँ उसकी वजह से पॉलिसी में चेंजेस आ रहे हैं। सेम गोज विद दिस AIPA, इसको भी मेंशन कर सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग से एपेक्स कमेटी बनाई है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। इट शोज कि इंडिया कितना सीरियस है ना इन चीज़ों को लेकर। आई होप यू आर गेटिंग। 17 मेंबर की इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है, मतलब अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ यहाँ पर होंगी। इसके अलावा जो पेरिस एग्रीमेंट और इसके अलावा जो हमारे INDC की टारगेट है उन सबको यहाँ पे ये जो है उन चीज़ों ऑब्लिगेशन वगैरह को मॉनिटर करेगा। 3 क्वांटिटेटिव गोल INDC के मैंने पिछले लेसन में भी बताए थे, 33 से 35% रिडक्शन करना है जी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो एमिशन इंटेंसिटी है उसका 2005 लेवल से 2030 तक, ठीक है। और इसके अलावा 40% शेयर नॉन फॉसिल फ्यूल का, ठीक है, ये भी पता है हमें। इसके अलावा 2.5 से 3 बिलियन, बिलियन है, बिलियन, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, बिलियन है, मिलियन नहीं है। ये चीज़ें एग्जाम में आती हैं तो गलत हो जाती हैं, ध्यान रखना इन चीज़ों को। हर चीज़ को ध्यान, जो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं उन पे दिया करो। इसके अलावा AIPA जो है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बना है, प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो हैं वो इसके चेयरपर्सन हैं सरन मैम। इसको ध्यान रखना। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अभी तो ये चीज़ छोटी सी लिखी हुई है बिना हाईलाइट के, तो आप मिस कर दोगे, और जब एग्जाम में UPSC यहीं पर लिख देगा प्राइम मिनिस्टर या लिख देगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, है ना, कि वो उसके मिनिस्टर जो हैं वो होते हैं, तो नहीं, सेक्रेटरी हैं यहाँ पे, जो IAS होते हैं, जो वहाँ पे
सो उसके सेक्रेटरी होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के, वो हैं यहाँ पे, याद रखना इस चीज़ को, फिर मत कहना बताया नहीं था किसी ने, ठीक है, ध्यान रखना इसको। फंक्शन ऑफ AIPA तो आप सिंपल लॉजिक लगा सकते हो, यहाँ पर कोई भी MCQ आप ऐसा नहीं है जो क्रैक ना कर पाओ, क्योंकि कोऑर्डिनेट करेगा, कम्युनिकेट करेगा, देखेगा, बताएगा वगैरह वगैरह। तो आप यहाँ पे अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यार ये तो चलो ठीक है, तो नेशनल कम्युनिकेशन भी तो बना था, नेटकॉम है ना, नेटकॉम भी तो बना था, लेकिन नेटकॉम जो है वो पहले का है, ठीक है, ये नया है AIPA। तो आप ऐसे याद रखो चीज़ों को, स्टैटिक के साथ लिंक करते हुए पढ़ो, ठीक है। इसके अलावा इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल, तो एक पोर्टल है, ठीक है, जहाँ पर नॉलेज मिलेगी किसकी, क्लाइमेट चेंज की, है ना, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो इसको सिंपली आपको याद रखना है कि एक सिंगल पॉइंट इन्फॉर्मेशन है, पोर्टल बना दिया गया है, जाइए देखिए, सारी लाइन मिनिस्ट्रीज जो हैं वो यहाँ पे अपने क्लाइमेट इनिशिएटिव वगैरह देंगी, ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस याद रखो कि क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल जो है वो इसलिए है। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तीसरी जो असेंबली की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो 3rd असेंबली हुई वो हुई, वर्चुअली हुई, और इंडिया और फ्रांस ने ये री इलेक्ट हुए एज द प्रेसिडेंट एंड को-प्रेसिडेंट फॉर द टर्म ऑफ 2 ईयर्स। इसके अलावा कुछ और 4 रीजन्स हैं ISA के, एशिया पैसिफिक, अफ्रीका वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे बस आपको ये याद रखना है कि इनिशिएटिव कौन कौन से लॉन्च हुए। सबसे पहले कोएलिशन फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, ये कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, याद रखना। UPSC इज ऑल अबाउट स्लाइसिंग एंड डाइसिंग ऑफ द फैक्ट्स दैट यू आर स्टडीइंग इन योर एंटायर कोर्स ऑफ प्रिपरेशन। जो आप पढ़ते रहते हो उसको इधर उधर जोड़ दिया जाएगा। जो अब कोएलिशन ऑफ क्लाइमेट सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, ये जो CSCA है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर ये हुआ है, ना कि CDRI के अंदर, ठीक है। कोएलिशन बोल के UPSC कह देगा कि इसका एक सब स्कीम है, सब कंपोनेंट है, याद रखना। ये है क्यों, ये है फॉर इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द ISA एंगेजमेंट विद द प्राइवेट एंड पब्लिक कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है। तो उनका जो एंगेजमेंट है उस एंगेजमेंट को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए कोएलिशन फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन बन रहा है। इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब क्या है कि किसी चीज़ को इंस्टीट्यूट बना के थोड़ा फॉर्मल कर देना उस चीज़ को। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई चीज़, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में कि क्या बैक चैनल डिप्लोमेसी है या नहीं है, या कुछ है और क्या नहीं है, ऐसा कुछ है, ठीक है, ये सब चल रहा है। तो इंस्टीट्यूशनलाइज क्या है कि जो एम्बेसडर हैं, जो प्राइम मिनिस्टीरियल लेवल पर बात हो रही है, ये सब इंस्टीट्यूशनलाइज चीज़ें हैं, फॉर्मल हैं, इंस्टीट्यूशन के बेसिस पर बात हो रही है। एक होता है कि इनफॉर्मली, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान चले गए, मतलब गए थे वो मिलने, तो ये जो इनफॉर्मल, ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये तो पर्सनल हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पे इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है कोएलिशन फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन की हेल्प से, प्राइवेट वगैरह के साथ जो बात होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अलग अलग उसके साथ, वहाँ पे कोई रेगुलेटर एज सच अभी नहीं है ना। तो ये चीज़ें होती हैं कि रेगुलेटर इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है अभी कोई सिस्टम कि भाई ये ही देखेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूँ आपको इस चीज़ को और ज़्यादा डीप में समझाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका डिसइन्वेस्टमेंट पे गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डीपम बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो वो सिर्फ इसी पे काम कर रहा है, मतलब हमने उसको उस चीज़ को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, एक अलग से काम दे दिया एक को, ठीक है। ऐसे ही इस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पे CSC बन गया। आई होप यू आर गेटिंग, आई होप बहुत ज़्यादा बता दिया है। अब इसके अलावा 7th प्रोग्राम फॉर सोलराइजिंग द हीटिंग कूलिंग सिस्टम, हमने पिछले लेसन में भी देखा था कि कैसे जो कूलिंग एमिशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट जो है वो कौन पब्लिश किया था, IEA और यूनेप, है ना। तो वहाँ से क्या पता चला था कि कूलिंग वगैरह पे बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। मैंने उसको लिंक भी किया था नेशनल कूलिंग एक्शन प्लान से, नहीं किया था तो आपकी गलती, आपने देखा क्यों नहीं, वो उसको फिर से देख लेना, तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि कूलिंग और ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो उस चीज़ को, क्योंकि कूलिंग तो हमें करनी है, AC तो हमें चलानी है, क्योंकि हमने क्लाइमेट चेंज बढ़ा दिया है, क्लाइमेट को गर्म करा दिया है, तो हमें कूलिंग डिमांड है। अब डिमांड को फुलफिल करना है तो सोलराइज तरीके से करोगे तो ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा। तो इस वजह से यहाँ पे इस चीज़ को भी कॉग्निजेंस में लिया जा रहा है। इसके अलावा
कुछ सोलर अवार्ड हैं, 3 अवार्ड हैं, विश्वेश्वरैया अवार्ड, कल्पना चावला अवार्ड और दिवाकर अवार्ड। ठीक है, अब विश्वेश्वरैया कौन है? जिनके बर्थडे पर 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब विश्वेश्वरैया, अब ऐसे याद करो, यहाँ पे देखो कोई मतलब यहाँ पे कोई ज्ञान की वर्षा नहीं करनी है कि बहुत सारा ज्ञान ले लो, यहाँ याद हो जाए, बस मेरा ये मोटिव रहता है। विश्वेश्वरैया अवार्ड विश्व है ना, विश्व आ रहा है, यानी यहाँ पर जो विश्व में यानी वर्ल्ड में जो कंट्रीज हैं उनको अवार्ड दिया जाता है जो ISA के उसमें सोलर कैपेसिटी वगैरह को फ्लोट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनमें काम कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो विश्व में जो कंट्रीज हैं उनको अवार्ड दिया जाता है, किसी इंडिविजुअल को नहीं दिया जाएगा, राहुल को नहीं दिया जाएगा, आपको नहीं दिया जाएगा, समझ गए। इसके अलावा कल्पना चावला अवार्ड, अब कल्पना चावला इज एसोसिएटेड विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट जो होंगे, इंजीनियर्स जो होंगे उनको दिया जाएगा। ठीक है, अब यहीं गलती करोगे, जब एलिमिनेशन करोगे तो इन चीज़ों में गलती करोगे। अगर मान लो विश्वेश्वरैया अवार्ड के सामने लिख दिया जाए कि ये इंजीनियर्स को दिया जाता है, तो जितने इंजीनियर हैं जो भी जानते हैं कि इंजीनियर्स डे विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, वो सारे एलिमिनेशन टेक्निक में इसको लगा देंगे, समझ रहे हो। अगर नहीं पता होगा, अगर एजुकेशनल सो कॉल्ड एजुकेशनल गैसिंग करोगे तो गलत करके आ जाओगे। तो इन चीज़ों से यहाँ पे रिस्क भी होता है टेक्निकल गैसेज में। ठीक है, तो याद रखना कल्पना चावला साइंटिस्ट, थोड़ा साइंटिफिक फील्ड है तो वहाँ पे साइंटिस्ट को दिया जाएगा। और दिवाकर अवार्ड, दिवाकर अवार्ड जो दिवाकर यानी आपने सुना होगा दिव्यांगजन, है ना, तो दिव्यांगजन तो यानी ये जो है ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन को दिया जाएगा जिन्होंने इस क्षेत्र में यानी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए उनको कैसे सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएँ वो उसमें जिन्होंने काम किया उनको दिया जाएगा। याद रखना इन कहानियों को। और ISA केयर्स मैंने लेसन के शुरू में ही बता दिया था कि ISA केयर इज़ द इनिशिएटिव ऑफ ISA सोलराइज करने का हेल्थ केयर सेक्टर। ठीक है, देख रहे हो हर जगह कूलिंग डिमांड है तो उसे सोलराइज किया जा रहा है, हीटिंग डिमांड है उसे सोलराइज किया जा रहा है। इसके अलावा हेल्थ केयर को सोलराइज करने के लिए ये चीज़ आ गई। दिवाकर अवार्ड जो है वो जो दिव्यांगजन डिफरेंटली एबल्ड है उनको सोलराइज किया जा रहा है, समझ रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन अगर मेंस में आता है कि सोलराइजेशन में कैसे काम हो रहा है, अगर सोलराइजेशन पर से पर क्वेश्चन आता है तो इन पॉइंट्स के अलावा आप ऑब्वियसली PM कुसुम योजना को ऑब्वियसली आप लिखोगे, 100% लिखोगे जब इंडिया की बात करोगे, और ISA को लिखोगे जब इंटरनेशनल लेवल की बात करोगे। इस तरीके से यूज़ करना होता है। ISA जो है ये COP21 जो हुई थी ना पेरिस वाली, वहीं पर इसको लाया गया था, फ्रांस के साथ इसको लाया गया था, इसीलिए दोनों अभी को चेयर भी कर रहे हैं। 75 नेशन है और यहाँ पर जो नेशन है वो या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर पूरे आते हैं या पार्शियली आते हैं। बट एट द सेम टाइम आपको ये याद रखना है कि ये जो है यहाँ पे इस तरीके का है। हेडक्वार्टर जो इसका है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, मतलब इससे रिलेटेड जो गुरुग्राम में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, याद रखना CDRI का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में नहीं है, उसका दिल्ली में है। तो ऐसे डिफ्रेंशिएट रखना इसको, क्योंकि इंडिया तो पता है ISA, लेकिन गुरुग्राम में है स्पेसिफिकली। ठीक है, और गुरुग्राम जो है वो दिल्ली में नहीं हरियाणा में आता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि मान लो UPSC कंफ्यूज करने के लिए वहाँ हरियाणा लिख दे तो कुछ लोग तो मतलब यही सोचेंगे कि दिल्ली में ही है दोनों चीज़ें। तो थोड़ा ध्यान रखना इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ें बड़े बड़े जो हैं जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है उसमें दिक्कत दे देती हैं। ठीक है, इसके अलावा रिलेटेड न्यूज़ क्या है, WSTS। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने बाबू सोना की कहानी स्टार्टिंग में सुनाई थी ना, उसी कहानी से लिंक करो कि ये जो है यहाँ पे वर्ल्ड सोशल टेक्नोलॉजी समिट है। मैंने अभी एक चीज़ बताई थी, जोहानिसबर्ग में हुई थी वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में तो हो गई, लेकिन सोलर टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं हुआ। तो ये मान लो एक छोटी वर्जन है उसका सोलर टेक्नोलॉजी का, वर्ल्ड समिट ऑन सोलर टेक्नोलॉजी यानी सोलर टेक्नोलॉजी समिट। ठीक है, इसको किसने किया, ये भी ISA ने किया। ठीक है, अब ISA ने किया तो यहाँ पर हाईलाइट क्या है कि ISA ने ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और वर्ल्ड बैंक। देखो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से साइन करना तो बहुत ईजी था, क्यों, क्योंकि ISA का हेडक्वार्टर और ISA भी इंडिया में, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी इंडिया की, आराम से वो मतलब हो सकता है सेटिंग। लेकिन वर्ल्ड बैंक से सेटिंग थोड़ी सी आप समझ रहे हो, वो तो बाबू सोना कहानी मैंने शुरू में बता दी कि ISA वर्ल्ड बैंक के साथ इन सब लोग ने मिलके ये लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव। ठीक है, तो OS
OWOG इनिशिएटिव जो है, जहाँ पर एक विज़न है कि क्योंकि सन कभी भी सन जो है वो डूबता नहीं है, मतलब सन कभी सेट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि सन तो सन है, हम ही जो कंट्रीज़ हैं, अगर सन तो देखो सन तो वहीं रहता है, कंट्रीज़ जो हैं वो घूम रही हैं, जो अर्थ है वो घूम रही है, तो सन तो कभी सेट नहीं होता। तो हम अगर एक नेटवर्क बना दें तो फिर हर जगह मतलब हमेशा सन तो कहीं ना कहीं तो सनलाइट तो होती ही है ना, तो उसको अगर कंबाइन कर दें तो जो हमारी प्रॉब्लम होती है कि रात में सोलर एनर्जी यूज नहीं कर सकते, वो खत्म हो जाएगी अगर पूरा एक नेटवर्क बना दिया जाए, एक ग्रिड बना दिया जाए। इसलिए बात हो रही है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ये इनिशिएटिव किसका है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का है। और ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट तीन कंट्रीज नहीं सॉरी तीन यहाँ पे बॉडीज़ हैं, और ये एग्रीमेंट ये जो है OSOWOG ये UNFCCC का पार्ट नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और आई कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया ISA में कि हाउ इज़ द जोश, तो लोगों ने बोला जोश इज़ रियली हाई, तो उन्होंने तुरंत एक जर्नल फेंका कि ये लो अच्छा जोश आई है, चलो जर्नल पढ़ा जाए, ठीक है, मतलब अगर जोश आई है तो फिर पढ़ाई करो, है ना, पढ़ाई लिखाई करो अगर हाई जोश है तो इसलिए जर्नल ऑन सोलर एनर्जी आई जोश, ठीक है, ये लॉन्च हुआ है, इसी में जो हेल्प करेगा ऑथर फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब टू पब्लिश आर्टिकल ऑन सोलर एनर्जी। बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया इसकी मेज़बानी कर रहा है। इंडिया का मतलब एक कह सकते हो ना एक रोला है, एक रुतबा है इस इनिशिएटिव से जुड़ा हुआ, तो दैट्स वाई इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्री मेंस इंटरव्यू एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, इसके अलावा क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस फॉर साउथ एशिया, मैंने पहले ही बता दिया था कि जब बाबू वर्ल्ड बैंक जो है हमारा जब वो साउथ एशिया में आता है तो वो भी केयरिंग हो जाता है, ISA तो पहले से केयरिंग था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसको। वर्ल्ड बैंक जो है उसने अप्रूव किया है केयर प्रोजेक्ट, तो नाम से ही पता चल रहा है एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस, है ना, हमने पहले कल के लेसन में भी देखा था कैसे एडेप्टेशन। अब देखो ऐसे चीज़ों को लिंक करते जाओ, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट आई, एडेप्टेशन में हमने अभी और भी चीज़ें पढ़ी, तो ऐसे चीज़ें एक तरीके से एडेप्टेशन कितना बड़ा इनिशिएटिव है, एडेप्टेशन के ऊपर एक अपने दिमाग में एक कंट्रोल प्लस फाइंड का ऑप्शन स्टार्ट करो, है ना, और सोचो कहाँ पे एडेप्टेशन वर्ड आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है ना, समझ रहे हो, तो ऐसे पढ़ना चाहिए ताकि मेंस की तैयारी भी होती रहे। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव कर दिया है और क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस साउथ के प्रोजेक्ट है ये, और ये रेजिलियंस जो है क्लाइमेट थ्रेट से रेजिलियंस क्रिएट करेगा, मैंने कल ही बता दिया था रेजिलियंस का मतलब। इसके अलावा पब्लिक प्लेटफॉर्म भी क्रिएट करेगा टू इन्फॉर्म द क्लाइमेट प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट, और फंड करेगा टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट द रेजिलियंस इन साउथ एशिया, ठीक है, साउथ एशिया में स्पेसिफिकली ये बात हो रही है कि कैसे क्लाइमेट प्लानिंग इन्वेस्टमेंट की जाए वगैरह वगैरह। और इट विल ऑल्सो एसेट क्लाइमेट इम्पैक्ट इन डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस बांग्लादेश और नेपाल और पाकिस्तान, क्योंकि साउथ एशिया है ना, इंडिया थोड़ी ना है कि सिर्फ इंडिया में करेगा, अगल बगल भी जो कंट्रीज़ हैं वो भी आएंगी। और इसके अलावा पब्लिक डोमेन प्लेटफॉर्म को भी एक फंड करेगा जिसका नाम है रीजनल रेजिलियंस डाटा एंड एनालिटिक्स सर्विस, तो ये याद रखना RRDAS, ठीक है, ऐसा कुछ। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो है ये ग्रांट जो है वो इसमें जो टोटल ग्रांट है उसमें से इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और 3.5 मिलियन फ्रॉम प्रोग्राम फॉर दिस थिंग, तो हमने यहाँ पे कितना देखा कि वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया 39.5 मिलियन, तो उसमें 36 इसका है, 3.5 उसका है, IDA और ये जो पार्क है ना, प्रोग्राम फॉर एशिया रेसिलियंस टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो यहाँ से आ रहा है। और ये इनपुट तो ये दोनों हो गए, ठीक है, वर्ल्ड बैंक तो एक बड़ा नाम है, लेकिन IDA और ये पार्क हो गया। आउटपुट क्या होगा, मतलब इस फंड का यूज़ कहाँ होगा, तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये काम करेगा जो है ADPC और RIMS, ठीक है, ये ध्यान रखना है इनके नाम वगैरह। इसके अलावा अदर इनिशिएटिव रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, तो एक है क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट, मैंने बोला एडेप्टेशन कैसे एक थीम बनती जा रही है, तो दिमाग में ध्यान रखना कहाँ क्या आ रहा है, ताकि मेंस में कुछ ऐसा हो तो एक क्वेश्चन कोई अगर एडेप्टेशन पे आए तो आप कर सको आंसर, या फिर कोई क्वेश्चन का आंसर लिखते टाइम एडेप्टेशन को एक पॉइंट बना के उसके 2-3 सब कैटेगराइजेशन उसके कर सको, ठीक है। तो क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट हुई और नेदरलैंड्स ने होस्ट की थी, ठीक है, तो क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट ISA ने नहीं की है, UNFCCC ने नहीं की है, USA ने नहीं की है, नेदरलैंड्स ने की है, तो अब नेदरलैंड्स ने की है तो थोड़ा नई चीज़ है, याद रखना नेदरलैंड्स क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट, तो यहाँ इन्होंने होस्ट की है और एक्सेलरेट करने की बात हो रही है, इनोवेट और स्केल अप करने की बात हो रही है क्लाइमेट चेंज से, जो भी मतलब वही नॉर्मल बात है, जेनरिक मुद्दे। CAS जो है 2021 में इज सेट टू डिलीवर द एडेप्टेशन एक्शन एजेंडा, बस याद रखना इस चीज़ को, एडेप्टेशन एक्शन एजेंडा
किससे एसोसिएटेड है? क्लाइमेट एक्शन समिट से, ठीक है। ये यूनेप का एजेंडा नहीं है। यूनेप की एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट तो है, लेकिन एडेप्टेशन एक्शन एजेंडा इनका है, समझ रहे हो? मतलब अब हर चीज़ यूनेप से ही करवाओगे, मतलब हद करते हो कि यूनेप ही पता करे, यूनेप ही स्टडी करे, यूनेप ही उसको रिसर्च करे, यूनेप ही फिर एक्शन ले, ऐसा थोड़ी ना होता है। यूनेप ने दे दिया इन्फॉर्मेशन एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, अब उसको एक्शन करने की जब बात आएगी तो नेदरलैंड्स को काम दिया गया क्लाइमेट एक्शन समिट का, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग, जस्ट याद रखना है इसको ध्यान से, मतलब ऐसा नहीं कि रट्टा मारने बैठना है, बट स्टिल एक बात एक्टिवली दिमाग से ये क्रॉस अगर होगी तो आपको याद रहेगा, ठीक है। एडेप्टेशन एक्शन एजेंडा, एक्शन का काम एक्शन हीरोज़ का है, ठीक है। तो इसलिए क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट का काम है, क्योंकि यूनेप का क्यों नहीं है? ऐसे भी इमेजिनेशन करो कि यूनेप बेचारा नैरोबी केन्या में है, तो थोड़ा सा मतलब छोटी जगह है, तो वो अब उससे एक्शन भी कराओगे, उससे इतना तो कर रहा है, वो कम है क्या? तो ऐसे आप इमेजिन करके याद रख सकते हो। क्लाइमेट एक्शन समिट जो है वो आप याद रखिए, द समिट वॉज कोस्टेड बाई यूनाइटेड नेशन, यूके, फ्रांस इन पार्टनरशिप विद दीज कंट्रीज, ठीक है। तो यूएसए, यूके, फ्रांस और बाद में IC यानी इटली और चिली चाइल्ड जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्लाइमेट एक्शन समिट इसका इनिशिएटिव है। बाकी जो पॉइंट्स हैं यानी जो आइडियाज़ हैं वो सेम वही वाले हैं जो हमने शुरू में पढ़े थे, NDC और जो नेट एमिशन वाला है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की बात है, वल्नरेबिलिटी की बात है, वगैरह वगैरह। क्योटो प्रोटोकॉल 2005, क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्टेड वॉज द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग क्लाइमेट ट्रीटी, ठीक है। तो यहाँ पे पहली लीगली बाइंडिंग, इट रिक्वायर्स द डेवलप्ड कंट्रीज। तो क्योटो प्रोटोकॉल आपको पता है जो नॉर्मल आपका UNFCCC को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल आई थी, उसमें 2 अमेंडमेंट थे, फर्स्ट अमेंडमेंट पीरियड और सेकंड अमेंडमेंट पीरियड या सेकंड कमिटमेंट पीरियड। तो सेकंड कमिटमेंट पीरियड 2020 में ख़त्म होने वाला है और ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। नाउ मिटिगेशन मेजर्स, अब हमने एडेप्टेशन तो बहुत पढ़ लिया, बहुत रट लगा ली एडेप्टेशन की। अब बात करते हैं मिटिगेशन की। पहला टॉपिक है कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। अगर आप शंकर IAS पढ़ोगे तो वहाँ CCS मिलेगा, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को रोकने का एक तरीका है, ठीक है, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। यहाँ क्या है, उसमें हमने यूटिलाइजेशन भी ऐड कर दिया, ठीक है, क्योंकि हम कार्बन को यूटिलाइज भी कर सकते हैं अलग अलग इनिशिएटिव के फॉर्म में। सो दैट थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। जो UPSC आजकल जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है ना, तो उस हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कहाँ कहाँ कार्बन कैप्चर करके उसको यूटिलाइज, उसका यूटिलाइजेशन क्या है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ इन्वाइटेड प्रपोजल फ्रॉम इंडियन रिसर्चर्स इन द एरिया ऑफ CCUS अंडर एक्सेलरेटिंग ये जो ACT है, मतलब CCUS तो अभी हम पढ़ ही चुके, तो उसी का जो ACT है उसमें इन कोलैबोरेशन विद अदर ACT मेंबर कंट्रीज। ये ACT है क्या? सिंपली इनिशिएटिव है, ये इतना याद रखोगे, ट्रांसलेशनल फंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए ये एक इनिशिएटिव है जो CCS मतलब कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज उसमें हेल्प करेगा, वो जो है एक्सेलरेट करेगा उस चीज़ को। तो उसी के लिए एक ट्रांसलेशनल फंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट की जाएगी और ये सारी चीज़ें 16 कंट्रीज़, रीजन्स एंड प्रोविंसेस इंक्लूडिंग इंडिया जो हैं वो इस ACT का पार्ट है। ये जो ACT है ना, ये एक्सेलरेटिंग CCUS टेक्नोलॉजी, तो इसका पार्ट है और इंडिया इसमें इन्वाइट किया गया एज अ मेंबर। 16 में से एक इंडिया भी है। इसके अलावा CCUS इज़ ऑल्सो वन ऑफ द आइडेंटिफाइड इनोवेशन चैलेंज, जो मिशन इनोवेशन प्रोग्राम था, एक ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ 24 कंट्रीज, उसमें भी जो CCS है, जो ACT है, ACT तो अलग से इनिशिएटिव है जिसमें CCUS है, इसमें भी CCUS है, मतलब जो मिशन इनोवेशन है, ठीक है। सिंपली ऐसे याद रखो, कार्बन को कैप्चर करते हैं और उसे स्टोर करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। मतलब जैसे ओशियन जो है, ओशियन में जो मैंने पिछले लेसन में भी बताया था कि एक बात बताते हुए मैंने बोला था कि ग्रीन कार्बन, ब्लू कार्बन के कॉन्सेप्ट होते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट इसी में आते हैं कि कार्बन को कैसे ओशियन कैप्चर कर लेती हैं, कैसे जो फॉरेस्ट हैं, अमेजॉन फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट, कैसे ये फॉरेस्ट कार्बन को कैप्चर कर लेते हैं और उसे स्टोर कर लेते हैं और फिर यूटिलाइज भी कर रहे होते हैं। इसी को बोलते हैं मतलब कार्बन को कैप्चर और स्टोर करना। तो इसी में इनोवेशन कैसे लाया जाए, उसलिए मिशन इनोवेशन हो चुका है और ट्रांसलेशनल फंडिंग के लिए ACT भी काम कर रहा है। एक 16 है, एक 24 है, ठीक है, याद रखना इन दोनों को। और कार्बन कैप्चर स्टोरेज मैंने बता दिया कैसे अमाउंट ऑफ CO2 जो है उसको रिड्यूस किया जाता है, कैप्चर किया जाता है, स्टोर किया जाता है, वही सारी चीज़ें। ये डायग्राम है, आप देख सकते हो, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है,
बस कैप्चर करके कैसे स्टोर करते हैं जो अलग अलग जगहों पर, है ना, तो स्टोर कर देते हैं। जैसे जो पुरानी माइंस हैं जो अब यूज़ में नहीं है उनमें स्टोर कर सकते हैं, जंगलों में यानी ग्रीन कार्बन के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। जो कार्बन जंगलों में यानी जो पेड़ वगैरह कार्बन जो है, जो प्लांट्स और जो मतलब जंगल जो है ना, फॉरेस्ट ने जो अपने अंदर रख रखा है ना जो पूरा, तो उसको हम बोलते हैं ग्रीन कार्बन। ऐसे ही ब्लू कार्बन जो ओशियन में स्टोर हो रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो यही ये लिखा हुआ है, देखो ओशियन बेड लिखा हुआ है, कोल बेड फॉर्मेशन है, डीप सेलाइन फॉर्मेशन, इनमें जो कार्बन रुका हुआ है, तो वो सारी चीज़ें। यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ होता है, तो इन द फूड ड्रिंक इंडस्ट्री में कार्बन, जैसे आपने देखा होगा जो मतलब ये जो सोडा होता है या जो आपकी कोल्ड ड्रिंक जो हार्ड ड्रिंक होती हैं थोड़ी सी, उन सब में कार्बन डाइऑक्साइड का ही यूज़ होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी होता है, बिल्डिंग मटेरियल में भी यूज़ होता है, और कोल बेड वगैरह वगैरह बहुत जगह यूज़ है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट। तो नीति आयोग ने इन कोलैबोरेशन विद ITF जो है वो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है, ठीक है, याद रखना है इसको कि ITF के साथ मिलकर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया ऐसा एक इनिशिएटिव जो है वो नीति आयोग ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो सबसे पहले डीकार्बोनाइजिंग इनिशिएटिव इंडिया वाला पढ़ लेते हैं। मोर ऑन द न्यूज़ जो प्रोजेक्ट है इस कैरीड आउट बाई द वाइडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ DTI एंड DTEE, ठीक है, एंड इज अ पार्ट ऑफ डीकार्बोनाइज। देखो सिंपल ऐसे याद रखो, एक बड़ा कंपोनेंट है DTI, उसका पार्ट है DTEE, और उसके अंदर अब इंडिया जो है वो एक अपना योगदान दे रहा है बाई लॉन्चिंग डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। पहले DTI है, उसमें I का मतलब डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव है, फिर एमर्जिंग इकोनॉमी की बात है वो DTEE है EE, और फिर इंडिया की बात है वो DTI है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना दोनों आईज में, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो यहाँ पे सबसे पहले बड़े वाले इनिशिएटिव, बड़े सर्किल की बात करते हैं, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव, ठीक है। DTI वाज लॉन्च्ड इन 2016 और फंडिंग जो है वो ITF और अदर फंडिंग पार्टनर से मिली थी, ठीक है। तो ITF के साथ ही तो इंडिया अभी कर रहा है नीति आयोग, है ना, तो ITF ने ही DTI, तो ITF दोनों से एसोसिएटेड हो गया, DTI इंडिया वाले से भी और DTI जो इनिशिएटिव जो नॉर्मल 2016 वाला इनिशिएटिव है, क्योंकि हम फंडिंग उसने दी थी, ठीक है। इसके अलावा ये प्रमोट करता है, सिंपल है, आप याद इमेजिनेशन, डीकार्बोनाइजिंग का मतलब क्या है, कार्बन ना हो यानी कार्बन न्यूट्रल हो जाए, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज ना हो, ठीक है। तो उसी तरीके में उसमें फंडिंग वगैरह का काम करता है। ITF अकेला नहीं है, साथ में वर्ल्ड बैंक और अदर जो है फंडिंग पार्टनर भी हैं, ये याद रखना, ठीक है। इसके अलावा इसी DTI के अंदर इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए एक इनिशिएटिव है, और इंडिया, अर्जेंटीना, अजरबैजान, मोरक्को आर द करंट पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। तो इस इमर्जिंग इकोनॉमी वाले में ये करंट जो हैं वो पार्टिसिपेंट्स हैं। अब आप ये चीज़ समझो, अब देखो, अब आप अपनी एटलास खोल सकते हो, या तो आपके रूम में कहीं मैप लगाओ तो आप उसे देख सकते हो। यहाँ पे इंडिया तो है ही, चलो ठीक है, इसके अलावा क्या क्या है, मोरक्को है। मोरक्को कहाँ पड़ता है, मेडिटेरियन सी के थोड़ा सा नीचे, है ना। तो मोरक्को के पास स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एंड इफ़ यू आर अवेयर अबाउट इट, तो वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है मोरक्को के, जो रबात उसकी कैपिटल है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका मोरक्को है, मतलब मेडिटेरियन सी के पास एक कंट्री आ गई। फिर अजरबैजान कहाँ पड़ता है, कैस्पियन सी की तरफ जाओगे तो कैस्पियन सी के आसपास तारीख है, तारीख पर तारीख वाला तारीख, मतलब तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान, कजाकिस्तान, है ना। तो तारीख है वहाँ पे कंट्रीज उसके सराउंडिंग, तो वहाँ पे आपका ये हो गया अजरबैजान, ठीक है। फिर अर्जेंटीना तो साउथ अमेरिका में है और इंडिया में है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लो, ऐसे थोड़ा देखोगे तो आपको याद रहेगा, अगर आप उसे सिर्फ रटोगे तो भूल जाओगे। थोड़ा इमेजिनेशन के, हाँ एक मेडिटेरियन सी के पास की कंट्री है, एक ऊपर जाएंगे तो ब्लैक सी उसके पास की है। इससे अगर ये याद हो ना हो लेकिन आपका मैप भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे इमेजिन करके चीज़ों को देख के पढ़ सकते हो पैरेलल में। इसके अलावा ये जो है कोलैबोरेशन विद ITF एंड बप्परटाल इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये जो इमर्जिंग इकोनॉमी वाला है ये इन दोनों को साथ में मिला के बना हुआ है ये सारी चीज़ें। अब ITF मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो छोटी छोटी सी हैं, लेकिन ITF एज इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ITF जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना इसको।
अभी जो न्यूज़ है क्या है कि नीति आयोग और आईटीएफ कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे कॉमन सेंस के चक्कर में ये मत सोच लेना कि नीति आयोग भी नॉन गवर्नमेंटल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो ये भी ऐसा ही कुछ होगा, नहीं, ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, एनजीओ वगैरह नहीं है ये, ठीक है, याद रखना। वैसे नीति आयोग एनजीओ वगैरह से भी कोलैबोरेट करता रहता है। जैसे अभी रिसेंटली एक चीज़ न्यूज़ में थी कि एक एनजीओ है, उसको काम दिया नीति आयोग ने कि ये बताओ, ये एनालाइज करो कि जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है डेवलपमेंट पर, है ना, कॉस्ट ऑफ डिसीजंस, है ना, वो जो सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है प्रोजेक्ट पे, उससे कितना नुकसान हो रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसलिए एनजीओ के साथ एक कोलैबोरेट किया है। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आईटीएफ एनजीओ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, विद इन द ओईसीडी है। अभी हमने कुछ दिन कल ही देखा था कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए इज़ द कंपोनेंट, और एक उस ओईसीडी के अंदर ही आईईए बनाया गया है। उसी तरीके से आईटीएफ भी ओईसीडी के अंदर है, ठीक है। तो इंटर गवर्नमेंटल विद इन द ओईसीडी एंड डेवलपमेंट ओईसीडी, ठीक है, विद इन द ओईसीडी। जैसे आईईए है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, वैसे ही इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है, इसको याद रखने का है, ठीक है। इसके अलावा इट इज़ द ओनली बॉडी विद द मैंडेट ऑफ ऑल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट इज़ द ओनली बॉडी। एक्सट्रीम स्टेटमेंट यूपीएससी में थोड़े से देख के टिक करे जाते हैं, लेकिन यहाँ देखना कि ओनली बॉडी है तो ओनली बॉडी है, ठीक है, उसमें सीधा वो फैक्ट है, उसमें ये नहीं कि ओनली लिख दिया, कैसे लिख दिया, एलिमिनेट करके चले आओ, नहीं, ओनली है तो है, ठीक है। इसके अलावा ये एक थिंक टैंक है ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का, तो इसी वजह से हमारे थिंक टैंक नीति आयोग से थोड़ी सी बन रही है, पटरी खा रही है, ऐसे आप सोच सकते हो। और इंडिया मेंबर है 2008 से, 16 में ये IT इनका DTI आया था, ये सारी चीज़ें हो गई। और यहाँ पे ये लोग कोलैबोरेट करेंगे और इन चीज़ों पर थोड़ा, क्योंकि वो भी थिंक टैंक, हम भी थिंक टैंक, तो बात करेंगे थिंक टैंक की, मतलब हम मतलब नीति आयोग, तो डेवलप अ पाथवे वगैरह कि कैसे क्या करना है, और बस यही है। और ट्रांसपोर्ट एमिट जो है वो 23% करता है एनर्जी रिलेटेड CO2, ठीक है। अब आप कहोगे यार ये कैसे पता चल गया, यहाँ तो कुछ रिपोर्ट लिखी नहीं है। देखो, अगर पिछले साल का देखोगे, अगर इसको लिंक करोगे, पिछले साल जो दिल्ली एयर पॉल्यूशन हुआ था बहुत ज़्यादा, उसके बाद एक कमेटी भी बनाई गई थी, उस कमेटी ने कुछ चीज़ें भी बताई थी, तो उसने आइडेंटिफाई किया था कि हाँ, PM 2.5 जो है उसका सबसे बड़ा कॉज दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, ठीक है, ये उसने खुद ही बताया था। तो आप ऐसे इमेजिन करके लिंक कर सकते हो कि हाँ भाई ट्रांसपोर्ट से होता है, आपको एक वेरिफिकेशन मिल गया कि हाँ इंडिया में भी ऐसा बोला है, इसी वजह से ऑड इवन वगैरह लगाया जाता है। आई होप यू आर गेटिंग, थोड़ा चीज़ों को फील करोगे, समझोगे तो याद रहेगा, अदरवाइज यही इसका मोटिव होता है, कुछ बता के एक्स्ट्रा बकवास करने का ये मतलब नहीं होता कि मतलब कुछ और है, उसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में वो जो है एलिमिनेशन में हेल्प करेगी वो चीज़ें। अब इसके अलावा अब इसमें एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा बताना चाह रहा हूँ कि चलो डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया हमने पढ़ लिया, नीति आयोग ITF का कोलैबोरेशन हुआ, ITF क्या है हमने पढ़ लिया, नीति आयोग ने किया, नीति आयोग ने क्या बात बोली, क्या समझा, क्या वो, और ये यहाँ पे एक विज़न ने बहुत अच्छे से उसको SDG से लिंक कर दिया, बहुत ही मतलब पता नहीं ये कैसे कोई याद करेगा, ये तो सिंपल लॉजिक की खेल है, लेकिन ये दे दिया विज़न ने ताकि मतलब सही है, अच्छी बात है। अब आप ये सोचो कि डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया तो है, अब डीकार्बोनाइजिंग जो है वो सिर्फ ये इनिशिएटिव है क्या, कोई और इनिशिएटिव है क्या? मान लो यूपीएससी आ जाए इस बार मेंस में क्वेश्चन कि डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इज समथिंग जो बहुत ही बड़ा एक मुद्दा है और समथिंग लाइक दैट, तो आप क्या लिखोगे? एक ही इनिशिएटिव लिख के ये लिख के चले होगा ITF वगैरह। आप फिर यहाँ इमेजिन करो, आप अपनी सारी नॉलेज यूज़ करो। देखो ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट, हमने अभी देखा कि सबसे ज़्यादा ये वर्ल्ड में 23% उसमें कंट्रीब्यूट करता है। ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया इस आंसर का। अब इसमें क्या क्या कंपोनेंट लिख सकते हो आप? यहाँ लिख सकते हो फेम लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला कंपोनेंट लिख सकते हो, जो अलग अलग व्हीकल और ये सारी ट्रांसपोर्ट रिवॉल्यूशन आ रहे हैं उनके बारे में लिख सकते हो। एलोन मस्क जो बहुत सारी अलग अलग तरीके की ट्रांसपोर्ट वो अलग अलग जाने क्या क्या लेके आते रहते हैं टेक्नोलॉजी, वो लिख सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, आप लिख सकते हो यहाँ पे कैफे रेगुलेशन न्यूज़ में था लास्ट ईयर। कैफे रेगुलेशन में क्या है कि 30% जो एमिशन है उसे कम, उसकी वो जो 30% एमिशन वगैरह उसमें कम एफिशिएंसी लानी है। कैफे का फुल फॉर्म है जो है वो है आपका कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, ठीक है। तो एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी जो है उसको बढ़ाना है, एफिशिएंसी को 30% इंक्रीज़ करना है, और जो एमिशन है उसको कम करना है, मतलब 130 ग्राम
पर किलोमीटर और 113 ग्राम पर किलोमीटर बाई 2020 एंड फिर बाद में 113 जो है वो बाई उसके फर्दर पीरियड में। ये सब कैफे रेगुलेशन था और वो कैफे रेगुलेशन इज़ देयर। इसके अलावा BS6 वाला जो न्यूज़ में चलता रहता है, उससे BS6 से क्या होगा, 80 70 80 याद रखो, 80 जो है वो PM 2.5 और PM10 को 80% रिड्यूस करेगा, 70% और 25% यहाँ होता है इन विद रेस्पेक्ट टू NOx यानी जो नाइट्रस ऑक्साइड्स और NOx यानी NO NO2 NO3 वगैरह टाइप की चीज़ें। फिर 80% सल्फ़र जो है उसको भी कम करता है, ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड वगैरह को। तो 80 70 80 बाकी इसमें ऑन बोर्ड मैकेनिज्म और ये फिल्टर सिस्टम वगैरह ये सब चीज़ें भी होती हैं। BS6 हो गया। इसके अलावा आपका और भी है, जैसे स्क्रैपिंग पॉलिसी लेके आई गवर्नमेंट इस बार, वो भी इसीलिए लाया जा रहा है। ग्रीन टैक्स लगाने की बात हो रही है, एनवायरमेंट टैक्स लगाने की बात हो रही है कि अगर आपकी गाड़ी पुरानी होगी तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा। वो सारे भी इसी से मुद्दे जोड़ सकते हो। इसके अलावा आपको और भी चीज़ें देखने को मिलता है, फ्यूल वगैरह में जो हम बायोफ्यूल पॉलिसी लेके आ रहे हैं, एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं, मेथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा हमने एक इनिशिएटिव हम लेकर आए थे कि जट्रोफा जो होता है, वो जट्रोफा इज़ नॉट विद रिस्पेक्ट टू रोडवे रेलवे बट जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल होता है, जो एरोप्लेन में फ्यूल होता है, उसमें हमने देखा कि ऐसे जट्रोफा से हम मिला सकते हैं उसको, ठीक है। जेट्रोफा एक प्लांट मतलब उसका ऑयल जो है वो मिला सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे मेट्रो इज़ वन ऑफ द ओल्ड, मतलब ओल्ड इज़ गोल्ड, अगर एक ओल्ड इनिशिएटिव है तो वो मेट्रो जो रेलवे मतलब मेट्रोज़ वगैरह चलाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव लिख सकते हो। रेलवेज़ में जो रिसेंटली जिस पर बात हो रही है कि जो हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे आप चीज़ों को याद रखो। डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट एक बड़ा अपने आप में टॉपिक है। आप ऐसे बस एक पॉइंट एक ओवर थ्रू ले सकते हो और आप आराम से उसको कर सकते हो। इसके अलावा NDC का एक और इसमें अगर लिखना चाहो तो ये है NDC का ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया, ठीक है, TIA। इसमें भी नीति आयोग जो है वो इंडिया में इम्प्लीमेंट करेगा। बाकी ये इनिशिएटिव जो है वो 20 से 24 तक इंडिया, चाइना, वियतनाम इन सब कंट्रीज़ में रहेगा और ये भी डिकार्बोनाइजिंग की बात करता है। देन वी हैव द टॉपिक कॉल्ड कार्बन प्राइसिंग। कार्बन प्राइसिंग जो टॉपिक है वो अब देख लेते हैं। कार्बन प्राइसिंग सिंपली क्या है कि कार्बन के ऊपर पैसा लगेगा। एक रिसर्च हुई, स्टडी हुई, पता चला कि जिन कंट्रीज़ में जिनमें 2% CO2 एमिशन कम हुआ है, ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पर कार्बन प्राइस या कार्बन टैक्स टाइप की चीज़ लगती थी और जहाँ पर नहीं लगती थी वहाँ 3% बढ़ा है। तो जहाँ किया वहाँ 2% कम हुआ, जहाँ नहीं किया वहाँ 3% बढ़ा, यानी 5% का एक प्लस माइनस, जो आप समझ रहे हो, जैसे आप प्रीलिम्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वैसे ही आपका यहाँ पे प्लस माइनस देखने को मिल रहा है। कार्बन प्राइसिंग सिंपली क्या है, 3 तरीकों से कार्बन प्राइसिंग हो सकती है। पहला तरीका कार्बन टैक्स है, सिंपली कार्बन यूज टैक्स लगेगा, कार्बन यूज टैक्स लगेगा। जैसे 1 लीटर पेट्रोल पे कुछ 10 रुपये 5 रुपये टैक्स लग रहा हो, मान लो, वो लगता ही होगा, कुछ लगता होगा, कस्टम एक्साइज जो भी है। सो ऐसे ही कार्बन टैक्स मतलब एक इतना कार्बन यूज़ किया इतना टैक्स, जैसे बिजली का मीटर होता है ऐसे कार्बन मीटर समझ सकते हो, तो कार्बन टैक्स। इसके अलावा एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, ये एक दूसरा है। यहाँ क्या होगा, कैप कर दिया जाएगा, मतलब कि अगर मान लो कि राहुल का घर है, ठीक है, या मान लो राहुल्स इंडस्ट्री, तो राहुल्स इंडस्ट्री में 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करने का कोटा है। अब कोटा इतना है लेकिन मैंने सिर्फ 80 रिलीज़ किया, तो 20 का जो बचा हुआ है उसका क्या होगा, उसको मैं किसी और को दे सकता हूँ जो अपना 100 की टाइमलाइन या लिमिट को बीच कर रहा है, ठीक है। कोई 120 किसी की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करेगा, मुझसे वो 20 खरीद लेगा। तो ओवरऑल क्या होगा, एनवायरनमेंट में ज़्यादा खर्चा नहीं होगा और आपस में ऐसे लोग खरीदते रहेंगे, तो एक लिमिट से ज़्यादा वो भी नहीं होगा, एक डिमांड सप्लाई का सिनेरियो बनेगा। और इंटरनल कार्बन प्राइसिंग क्या है, ये एक इंटरनल गाइडलाइन कंपनीज़ के अंदर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। रिसेंटली इंडिया के जो कंपनीज़ हैं उन्होंने वॉलंटरी इसको एक मतलब उसको लिया है अपने अंडर कि हाँ ठीक है इसको हम करेंगे, इसको फॉलो, ठीक है, वॉलंटरीली इसको माना है, ठीक है। इसके अलावा प्राइसिंग ऑफ कार्बन वही है कि हाँ ठीक है, ये एक मैकेनिज्म होता है जहाँ पे कार्बन की प्राइसिंग कैसे हेल्प करेगी, तो हमने देख लिया। उससे क्या होगा कि जो बर्डन वगैरह है वो रिस्पॉन्सिबल जो उसी पे, मतलब सिंपल है, आप टैक्स लोगे तो क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है आप समझ सकते हो। ग्रीन टैक्स क्या है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने बोला कि हम ग्रीन टैक्स लगाएंगे। जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं, वैसे बड़े व्हीकल वगैरह हैं, तो वहाँ पे 8 साल
बाद जब वो रिन्यू कराने जाएंगे अपना लाइसेंस वगैरह या जो भी सर्टिफिकेट वगैरह, फिटनेस सर्टिफिकेट लेने जाएंगे, तो उनको टैक्स लगेगा 25% रोड टैक्स, ठीक है। द रेट ऑफ 10 to 25% इतना ग्रीन टैक्स लगेगा, रोड टैक्स लगेगा, रोड टैक्स का इतना लगेगा ग्रीन टैक्स, ठीक है, 10 to 25%। पर्सनल व्हीकल जो है वो उनको 15 साल बाद जब वो जाएंगे तो उनको लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी एज इट इज़ कोई इतना अभी इनिशिएटिव नहीं आया, लेकिन बट ये होने वाला है, ऐसा अप्रूवल आने वाला है, ठीक है। बजट में भी इसकी बात हुई। कार्बन ट्रेडिंग, तो कार्बन ट्रेडिंग क्या है? कार्बन ट्रेडिंग जो है वो जैसे हमने अभी देखा था कि एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, वो एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम ही यहाँ पे है। तो अभी क्या है, इट इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट, इंदौर जो है, इंदौर बेस्ड जो एनकिंग इंटरनेशनल है, वो वर्ल्ड की पहली कंपनी होने जा रही है डेट ऑपरेट्स इन कार्बन मार्केट, जो कार्बन ट्रेडिंग वगैरह में खेलती है, ठीक है। तो अबाउट कार्बन ट्रेडिंग क्योटो प्रोटोकॉल में ये चीज़ आई थी। क्योटो प्रोटोकॉल में बेसिकली दो मैकेनिज्म आए थे, एक एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, एक आपका था वहाँ पे एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, दूसरा था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, और तीसरा था आपका जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, जो आपको बेसिक नॉलेज से पता ही होगा। तो इसमें क्या होता था, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, जो रिडक्शन के जो अभी मैंने स्टोरी बताई थी ना, 100 का अगर टारगेट है और अगर 80 करते हैं तो बचा हुआ बेच सकते हैं। तो उसको बेचने के लिए कार्बन ट्रेडिंग और उसके लिए कार्बन ये ट्रेडिंग, ऑफसेटिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑफसेटिंग जो है वो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म से रिलेटेड है। उसमें क्या होता है कि कोई कंट्री है तो वो दूसरी कंट्री में हेल्प कर देगी दूसरे किसी प्रोजेक्ट को, और वहाँ से अपना जो है अर्न करेगी। तो ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, इसमें कुछ वो नहीं है रॉकेट साइंस, जो आप सिंपली आप पढ़ते हो एनवायरनमेंट, उसी से रिलेटेड है। लास्ट टॉपिक है ग्रीन एजी प्रोजेक्ट जो है यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ग्रीन एजी प्रोजेक्ट, ठीक है। ग्रीन एजी मतलब ग्रीन एग्रीकल्चर। तो ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन इसका मतलब इसका वो क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर फॉर ग्लोबल एनवायरनमेंट बेनिफिट, ग्लोबल पूरे विश्व के कल्याण हेतु, कल्याण के लिए हम यहाँ पर ग्रीन ट्रांसफॉर्म करेंगे इंडियन एग्रीकल्चर को, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा वैसा हो चुका है, मतलब फर्टिलाइज़र और इनके यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा उसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी होता है। पिछले लेसन में हमने ये भी देखा था कि जो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट है उसने ग्लोबल मीथेन और ग्लोबल जो N2O है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, उसकी रिसर्च करी, पता चला एग्रीकल्चर बहुत बड़ा एक कंपोनेंट है। और मैंने ये भी बताया था कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज की जो रिपोर्ट आई थी, स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड लैंड लास्ट ईयर, उसने भी बताया था कि जो GHG एमिशन है वो बहुत ज़्यादा है विद फ्रॉम दिस एग्रीकल्चर वगैरह, 21 to 37% की रेंज बताई थी उसने भी। तो एग्रीकल्चर ओवरऑल एक है, ठीक है, कुछ है, मतलब बहुत ही उससे चीज़ें होती हैं, क्योंकि N2O वगैरह यूज़ करते हैं, मीथेन वगैरह रिलीज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, रई बची कसर पराली जला के ये जो जला देते हैं स्टबल बर्निंग, उससे हो जाती है। ओवरऑल एग्रीकल्चर है, ठीक है, ये पता चल गया। इंट्रोडक्शन में इसी में से कोई भी फैक्ट आप लिख सकते हो आंसर राइटिंग में। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या करेगा, इट एम्स टू ब्रिंग एटलीस्ट 104,070, ठीक है, मतलब ये कितना हो गया, 1,04,070, ठीक है, 1,04,070 हेक्टेयर ऑफ फार्म अंडर द सस्टेनेबल लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो लैंड और वाटर मैनेजमेंट होगा ना एग्रीकल्चर में, वो सस्टेनेबल होगा। यानी लैंड कैसे होगा सस्टेनेबल, लैंड मैनेजमेंट कैसे सस्टेनेबल कर सकते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ करोगे, परंपरागत कृषि विकास योजना का यूज़ होगा, ठीक है। और जो आपकी और भी जो PM जीवन जो है, जीवन वाली कौन सी है, वो जैव ईंधन, वातावरण अनुकूल फसल निवारण, ऐसा कुछ नाम है उसका, अच्छा सा स्टेबल बर्निंग वगैरह जो है वो नहीं करेंगे। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज़ करेंगे। सुभाष पालेकर जी वाला जो मॉडल है, जिस मॉडल को हम कहते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, उसको यूज़ करेंगे। फर्टिलाइज़र को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि फर्टिलाइज़र का जो NPK का रेशियो होता है वो 4:2:1 होता है, लेकिन हम पता नहीं उसको 4 से 6 पहुँचा देते हैं, 2 को 4 कर देते हैं, 1 को 2 कर देते हैं। तो इस तरीके से हम अलग ही लेवल पर खेल रहे हैं so far as this लैंड मैनेजमेंट इज़ कंसर्न। और वाटर मैनेजमेंट तो पता ही है कि कितना ज़्यादा वाटर जो है वो वेस्ट होता है। अगर कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स अगर देखोगे जो नीति आयोग लेकर आया था, उसमें उसने बताया था कि बहुत ही ज़्यादा वे जो पानी तो यूज़ करते हैं तो करते ही हैं, लेकिन जो प्योर ग्राउंड वाटर है वो पूरा एक्सट्रैक्ट हो रहा है एग्रीकल्चर के अंदर। इकोनॉमिक सर्वे ने अभी 2-3 साल में ये बात करी है। तो आप उन चीज़ों को तो एक बार बोल दिया कि लैंड एंड मैनेजमेंट को 104 अच्छे में लेकर आएंगे, ये इसका टारगेट है। और अगर आप कंट्रीज़ की देखो, यहाँ साउथ इंडिया की कोई कंट्री नहीं, सॉरी नॉट कंट्री, क्या बोल दिया मैंने, सॉरी साउथ इंडिया का जो है कोई भी स्टेट नहीं है यहाँ पे इसमें प्रोजेक्ट में जो अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है। सिर्फ 5 स्टेट में हो रहा है। मिजोरम में, नॉर्थ ईस्ट में हो गया मिजोरम, और बाकी नॉर्थ ईस्ट,
ऊपर मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, साउथ तो एलिमिनेट कर दोगे, तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ मतलब फिर सेंट्रल इंडिया और एक नॉर्थ ईस्ट एक साथ, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में क्या है, नॉर्थ इंडिया में आपका उत्तराखंड आ गया, ठीक है। ये याद कराने के लिए बता रहा हूँ ऐसे, नॉर्थ इंडिया में उत्तराखंड हो गया, साउथ इंडिया में तो है ही नहीं, ठीक है, क्यों बार बार बोल रहे हैं। ईस्टर्न इंडिया में उड़ीसा आ गया, वेस्टर्न इंडिया में राजस्थान आ गया, और मध्य प्रदेश जो है वो सेंट्रल इंडिया का हो गया, और मिजोरम आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो 5 हो गई स्टेट्स, याद रखना इसको। फंडिंग जो है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी करेगा, ठीक है, ग्रीन क्लाइमेट फंड नहीं करेगा, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी करेगा, याद रखना। और अदर जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी है यहाँ पे, और यूएन जो यूनियन मिनिस्ट्री है MOEF/CCC क्लाइमेट चेंज MOEF/CCC वो भी यहाँ पे है। एग्रीकल्चर एमिशन मैं बता ही चुका हूँ कि कितना सारा एमिशन अगर ओवरऑल देखा जाए एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक का, तो 18% जो है वो यहाँ पे होता है इससे, और ये सारी चीज़ें हैं। और GHG एमिशन सबसे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये जितनी पंजाब, हरियाणा, यूपी जो एग्रीकल्चर बेल्ट है जहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन है, वहीं ये सब भी है एग्रीकल्चर एमिशन। गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले रही है, कुछ ही लिखे हैं, बाकी बहुत सारे लिख सकते हो। तो अदर स्टेप्स बाय गवर्नमेंट, तो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है वो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC ये 2008 में आया था। उसके 8 उसके कंपोनेंट थे, उसमें से एक है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसको याद रख सकते हो। इसके अलावा यूरिया, देखो यहाँ क्या है, देखो एक यहाँ पे आप एक नई चीज़ सीखने को आपको मिल रही है। क्या नई चीज़ सीखने को मिल रही है कि आप अगर यहाँ देखो, ये दूसरा और तीसरा पॉइंट जो है, ये दूसरा तीसरा पॉइंट अलग अलग लिखे हैं। अगर आपको बहुत सारे पॉइंट, अगर आपके पास पॉइंट की कमी है, या मान लो या 250 वर्ड में आंसर राइटिंग करनी है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट को अलग अलग लिखोगे कि नीम कोटिंग ऑफ यूरिया की गई थी ताकि यूरिया को गलत जगह तरीके से यूज ना किया जाए, सिर्फ एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाए वगैरह वगैरह। और तीसरा क्या है, सॉइल हेल्थ कार्ड, यहाँ पे भी एक इनिशिएटिव लाया गया ताकि यूरिया की जो यूज़ है वो लिमिट में रहे, क्योंकि NPK में जो N है उसकी बहुत गलत तरीके से इर्रेशनल वे में हम यूज़ कर रहे हैं। तो अलग अलग लिख दिया। लेकिन अगर मान लो कि 150 वर्ड में ही लिखना हो आंसर कि व्हाट आर द स्टेप, और अगर आपके पास वर्ड लिमिट कम है, तो आप ये दोनों पॉइंट लिखने की बजाय क्या लिखोगे कि यूरिया का रेशनल यूज़ हो, इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो सॉइल हेल्थ कार्ड लाई, नीम कोटिंग लाई, डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर लाई, DBT स्कीम लेकर आई, और पॉइंट ऑफ सेल में इंप्रूव किया, उसमें DBT लाया गया। ये सब चीज़ें एग्रीकल्चर, और जो सब्सिडी है उसको कम किया जा रहा है और रेशनलाइज किया जा रहा है, अवेयरनेस के लिए स्कीम लाई जा रही है। तो एक ही बार में यूरिया वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ऐसा आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो। इसके अलावा जो सोलर पंप वगैरह यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ चाहो तो PM कुसुम भी लिख दो अलग से, है ना, क्योंकि उससे सोलर एनर्जी वगैरह आ रही है। इसके अलावा ग्रीन इंडिया मिशन इट इज़ ऑल्सो देयर, ठीक है। तो यहाँ ऐसा लिख दिया है, लेकिन डीकार्बोनाइजिंग वाले में ऐसा नहीं लिखा था, तो मैंने अलग से बता दिया। तो इस तरीके से मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो अल्टीमेट इनपुट्स हैं वो मिलते रहें। ओके, दिस इज़ इट फॉर द डे। आज हमने जो क्लाइमेट चेंज जो पहला टॉपिक है वो हमने ख़त्म कर दिया। अब हम अगले वीडियो से हम पॉल्यूशन की बात करेंगे। अगर आप इंडेक्स दोबारा से देखोगे आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने ये सारे टॉपिक पेज नंबर 12 के बाद के किए। COP26 देखा, ये उसमें UNFCCC देखा, बाकी उसके कंपोनेंट देखे हमने, इंटरनेशनल सोलर अलायंस देखा, उसमें एडेप्टेशन में क्या हो रहा है, उसमें क्या क्या हो रहा है, उसमें कैसे ISA केयर्स आ रहा है, उसके अलावा कैसे वहाँ पर आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं, सोलराइजेशन देखने को मिल रहा है, और जो कोएलिशन ऑफ सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन है जो मैंने बताया था CDRI का नहीं पार्ट है, वो ISA का पार्ट है, वो सब हमने देखा। फिर हमने केयर प्रोजेक्ट देखा, केयर प्रोजेक्ट की फंडिंग कैसे आ रही है IDA से और बाकी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, कैसे उसको यूज किया जाएगा RIMS और ADPC में, वो हमने देखा था। इसके अलावा हमने कहाँ गए, हाँ ओके, मिटिगेशन मेजर्स में हमने CCUS देखा। CCUS के अंदर 2 इनिशिएटिव देखे, एक हमने ACT देखा और दूसरा हमने मिशन इनोवेशन देखा, इनोवेशन मिशन देखा। ACT में 16 कंट्री थी, मिशन इनोवेशन में 24 कंट्री थी। ये सारी बेसिक चीज़ें हमने देखी आज। इसके अलावा हमने बात की इंटरनेशनल, कहाँ गया, फिर से गलत पढ़ लिया, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट की बात की। उसके अंदर हमने देखा कि DTI क्या है, उसका DTEE क्या है, और ITF क्या है, और DTI के अंदर क्या है, नीति आयोग के साथ ITF आया है, ITF के हमने OECD का वो विद इन द OECD है, ये भी हमने देखा। इसके अलावा मैंने इनपुट के तौर पर आपको बहुत सारे अलग से
इनिशिएटिव भी बता दिए जो आप यूज़ कर सकते हो। BS6 वगैरह भी नहीं दिया था लेकिन पढ़ लिया हमने। इसके अलावा कार्बन प्राइसिंग हमने देखा कि कार्बन प्राइसिंग के क्या तरीके हैं, कौन कौन से 3 तरीके हैं। एक तो कार्बन टैक्स है, दूसरा एक इंटरनल मैकेनिज्म होता है जो अभी रिसेंटली कंपनी ने शुरू किया है, और हमने एक और चीज़ देखी थी जिसका नाम था आपका जो एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है। फिर मैंने ये भी बताया था कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कैसे कार्बन ट्रेडिंग की बात की हुई है, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, और उसके साथ साथ क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, और उसके साथ साथ आपका जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन आर द 3 कंपोनेंट्स। और कार्बन क्रेडिट, कार्बन ऑफसेटिंग, कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन टैक्स, हमने सारे ये बड़ी बड़ी वर्ड्स देख लिए। इसके अलावा लास्ट जो है ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट, वो भी हमने आज देखा और काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया, काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं पढ़ी। अब दूसरे वीडियो में पॉल्यूशन, कोशिश करूँगा कि पॉल्यूशन एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए, और फिर हम अगले वीडियो में उसके बाद बायोडाइवर्सिटी करेंगे, वो 2 वीडियो में कर देंगे। और फिर ऐसे मतलब 7-8 वीडियो 10 वीडियो के आसपास से पहले ये वीडियो जो है पूरा सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। 1 हफ्ते का जो मैंने बोला था वहाँ पे कोशिश पूरी है कि किया जाए कंप्लीट। ओके, दिस इज़ इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच। और अगर कमेंट जितनी ज़्यादा जल्दी करोगे उतनी जल्दी इस सीरीज़ का कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे चैनल पर बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव हैं जो बीच में ही छूट गए। रीज़न यही होता है कि मोटिवेशन नहीं रहता है, तो थोड़ा सा मोटिवेट करते रहिएगा कमेंट सेक्शन में। दिस इज़ इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।